अर्थ डिबेट विद साहिल कीरनी देख रहे हैं आप सब। बात करेंगे एफसीआरए को लेकर। विदेशी चंदे से जुड़े कानून यानी एफसीआरए में प्रस्तावित संशोधन को लेकर देश की राजनीति गर्मा गई है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जरूरी है, जबकि विपक्ष, कई गैर सरकारी संगठन और कुछ ईसाई संस्थाएं इसे नागरिक समाज और धार्मिक संस्थाओं पर अतिरिक्त नियंत्रण की कोशिश बता रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस प्रावधान की है जिसके तहत यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त, निलंबित या रद्द हो जाता है तो विदेशी चंदे से बनाई गई उसकी संपत्तियों का प्रबंधन सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण के हाथ में जा सकता है। इसी को लेकर चर्च, मिशनरी संगठनों और कई विपक्षी दलों ने गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं। वहीं सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि प्रस्तावित प्रावधान पुराने मामलों पर लागू नहीं होंगे और किसी भी वैध संस्था के अधिकारों को निशाना बनाने का उद्देश्य नहीं है। संसद में इस विधेयक पर संभावित चर्चा से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार इस विधेयक को आसानी से पारित करा पाएगी या फिर परिसीमन जैसे बड़े राजनीतिक एजेंडे को देखते हुए इसे लेकर रणनीति बदलेगी। आज इसी अहम मुद्दे पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। केंद्र सरकार एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है, लेकिन इस प्रस्तावित बिल को लेकर विपक्ष, चर्च संगठनों और कई सामाजिक संस्थाओं ने सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी चंदे के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना है, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि इससे सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। तो आखिर एफसीआरए बिल क्या है, विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है, आइए इसे विस्तार में समझते हैं। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत का वो कानून है जो विदेश से आने वाले चंदे या फंड को नियंत्रित करता है। अगर कोई एनजीओ, ट्रस्ट, धार्मिक संस्था या सामाजिक संगठन विदेश से पैसा लेना चाहता है तो उसे एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना पड़ता है। सरकार का कहना है कि ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि विदेशी फंड का इस्तेमाल देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ न हो। अब सरकार इस कानून में कुछ बदलाव करना चाहती है। सबसे ज्यादा विवाद सेक्शन 16A को लेकर है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस खत्म हो जाता है, रद्द हो जाता है या उसका नवीनीकरण नहीं होता तो विदेशी फंड से खरीदी गई उसकी संपत्ति अस्थायी रूप से सरकार द्वारा तय किए गए प्राधिकरण के नियंत्रण में चली जाएगी। अगर बाद में संस्था को दोबारा एफसीआरए पंजीकरण मिल जाता है तो उसकी संपत्ति वापस कर दी जाएगी। लेकिन अगर पंजीकरण नहीं मिलता तो सरकार उस संपत्ति को किसी अन्य सरकारी संस्था या संगठन को सौंप सकती है। यहीं से विपक्ष का विरोध शुरू होता है। विपक्षी दलों, चर्च संगठनों और कई नागरिक संगठनों का कहना है कि इस प्रावधान से सरकार को धार्मिक संस्थाओं, स्कूलों, अस्पतालों और सामाजिक संगठनों की संपत्तियों पर नियंत्रण का अधिकार मिल सकता है। उनका कहना है कि इससे संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये किसी की संपत्ति छीनने का कानून नहीं है, बल्कि विदेशी चंदे से बनी संपत्तियों के प्रबंधन को स्पष्ट करने की व्यवस्था है। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेताओं के बयान सामने आए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस बिल के द्वारा देश की उन्नति में कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा आएगी। सरकार ऐसा समझ रही है कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं या अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन था उसके ऊपर रोक लग जाएगी, तो ये सरकार की गलतफहमी है। विदेशी फंडों के द्वारा देश का आंदोलन नहीं चलता है। देखिए, एफसीआरए बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में जो विदेशों से पैसे आते हैं वो पैसे किस काम में खर्च होते हैं, उस पैसे का सदुपयोग होता है या नहीं होता है, ये किसी भी सरकार को जानने का हक है। और उस दृष्टि से यदि सरकार एफसीआरए बिल ला रही है तो विपक्षी दलों को इसमें ऐतराज क्यों है? क्या इसलिए कि उनमें से किसी के पास विदेशी फंडिंग आती है और उसका हिसाब दिया जाएगा? ट्रंप ने कहा है एफसीआरए बिल जो भारत की गवर्नमेंट लेके आ रही है वो क्रिश्चियनिटी के साथ धोखा है और इसको रिलीजियस से जोड़कर
ट्रंप ने बताया है कि इससे क्रिश्चियनिटी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि क्रिश्चियनिटी को धक्का देंगे या कोई मजहब के साथ काम नहीं हो रहा है। एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी कि फंड किधर से आ रहा है, किधर जाएगा, कहाँ इस्तेमाल होगा, सिर्फ एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में, ना कि ये ऐसा पैसा बाहर से आके कोई टेररिज्म की फंडिंग हो रही है या फिर कोई और प्रोटेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है पैसा। देखिए, जब भी सरकार कुछ कानून और नियम जब बनाती है तो उसके पीछे उसका एक बड़ा उद्देश्य होता है। राष्ट्रीय स्तर का उद्देश्य होता है, उसको राष्ट्र को क्या फायदा होगा। व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई कानून बनता नहीं है, वो देश के हित के लिए बनता है। उसमें देश के हित की बात होगी, इसलिए कानून लाने की बात आई होगी, और कानून आएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा उसका। बता दें कि इस बिल को लेकर अमेरिका के कुछ मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े संगठनों ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि इस तरह के नियमों से नागरिक संगठनों और धार्मिक संस्थाओं के कामकाज पर असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार चलिए हम चर्चा का रुख करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं आखिर एफसीआरए है क्या। दिनेश सिंह गेट है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक रावत है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और मैं रुख करूंगा दिनेश सर का। सर, एफसीआरए को हम आसान शब्दों में समझने की अगर कोशिश करें तो ये क्या है, इसका फायदा क्या है, इसके नुकसान क्या है भी या नहीं, और विपक्ष लगातार इसके खिलाफ क्यों है? जी साहिल जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, मैं आसान भाषा में थोड़ा सा समझाना चाहूंगा इस चीज को कि देखिए, एफसीआरए मतलब एक तरह से होगा कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, कि बाहर से जो धन आता है हमारे एनजीओ के लिए और ट्रस्ट जैसे इस तरह की जो धार्मिक संस्थाएं या अन्य जो भी जैसे हैं, तो कोई जैसे कि जो भी एक तरह से पब्लिक वेलफेयर में जो काम करते हैं, और हो सकता है जैसे यहाँ पर उनके पास में उस तरह के धन जुटाने के साधन जो है उस तरीके से, या उनके जो कंट्रीब्यूटर्स जो हैं वो कहीं विदेश में रहते हैं, तो उसको देखिए एक तरह से नियंत्रण में लाने की बातचीत नहीं हो रही, जिसको लेकर के हवा मचा रहा है विपक्ष। उसको सिंपल है कि रेगुलेटरी एक अथॉरिटी देखिए हर चीज में होनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज क्या है कि चीजें जो है जैसे बेलगाम घोड़ा जैसा अगर कहीं भी दौड़ेगा तो कहीं ना कहीं चोट खुद भी खाएगा और दूसरों को भी नुकसान करने का काम करेगा। तो बाहर से जो एक तरह से कहा जाए शुद्ध जैसे कि मतलब आसान भाषा में, कि जो जैसे कि चंदा जो विदेश से आए तो उसको एक तरह से देगा, तो उसका एक तरह से रेगुलेटरी जो है उसको फ्रेमवर्क बनाने के लिए, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए अमेंडमेंट पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन उसको लेकर के इस तरीके से अभी विस्तृत तरीके से और पूरे तरीके से आसान जैसे कि उसको किया जा सके, और जैसे कि रेगुलेशन जो है मतलब किसी भी तरह का कोई संशय ना बचे, उसी को लेकर के हैं। और जिस तरीके जैसे उसमें बताया गया कि एक प्राधिकरण बना जाएगा जो कि जैसे कोई किसी ने रिन्यूअल नहीं किया, जैसे कि मेरा कोई मतलब मान के चले एनजीओ है और मैं जैसे कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम करता हूँ, या मतलब जैसे कोई स्कूल चलाने का स्कूल्स हैं मेरे, कोई मतलब कॉलेज तो अलग हैं, उसके अलावा जैसे कि हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि मतलब मान के चलें कि बड़े बड़े यहाँ पर विदेशी जो संस्थान है वो चलाने काम करते हैं, जैसे कि मतलब क्रिश्चियन जैसे बहुत बहुत सारे स्कूल्स हैं, एक का किसी का नाम लेके क्या बताया जाए, तो वो जैसे उनके पास फंड्स जो है ज्यादातर बाहर से आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि जिस तरीके जैसे अभी जनजी आंदोलन में देखा गया, छात्र थे, छात्रों का आंदोलन था, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज हुई जो कि हम लोगों को सभी को कहीं ना कहीं आंखें नीचे करने में मजबूर करती है। तो जैसे कि मतलब जैसे जनजी, जैसे कि मोहन भागवत जी ने आज बताया कि उनके साथ में संवाद जो है स्थापित करने की बिल्कुल आवश्यकता है, और पूरे तरीके से ईमानदार है, मतलब जैसे कि मतलब पहले वाली जनरेशन से ज्यादा ईमानदार है, लेकिन उसके साथ साथ में उनका फायदा उठा, क्योंकि जैसे वो एक तरह से कहते हैं भाई ठीक है कि कच्ची मिट्टी के जैसे एक तरह से बने हुए हैं बेचारे, तो उनको जैसे कि मतलब हो सकता है कि इतने जैसे कि दुनियादारी का ज्ञान ना हो और कोई उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाने का काम करते हैं और बदनाम जो है जनजी हो, तो उसी को लेकर के, और जैसे कि जो चंदा जैसे कि उसको लेकर के जैसे बताया गया, तो वही है कि रेगुलेटरी और उसको लेकर जैसे भ्रम फैलाने का काम जो है वो जैसे प्रतिपक्ष ये कर रहा है कि भाई जैसे किसी भी तरीके से कुछ भी छोटा सा कुछ पेच उसमें फंसेगा तो आपकी जो संस्था है उसको सरकार कब्जे में ले लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पहले से जो सजा का जो प्रावधान है उसको कम किया गया है, और जैसे कि जो जिस तरीके से मान के चले कि जैसे जो मतलब कि जैसे रूल रेगुलेशन है वो अगर कोई संस्थान अगर फॉलो करती है तो उसमें कोई किस तरह की परेशानी दिक्कत उनको नहीं आएगी। लोक हित में, जनहित में, देश हित में और अपने आसपास के लोगों के हित में अगर कार्य करते हैं और मानव सेवा के अगर वो उसके उद्देश्य के साथ में वो काम करती कोई संस्था, तो उनके साथ में कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी कभी भी नहीं आई, पहले भी किसी सरकार नहीं थी, आगे की सरकारें में नहीं करेंगे। लेकिन वो जानबूझ के मान के चलें कि भाई जैसे कि जॉर्ज सोरोस है उनकी कोई फंडिंग आई, या फोर्ड फाउंडेशन तो पहले से मशहूर रहा है कि किस तरीके से जो जिन देशों में अब मान के चलो पूरी तरीके से जांच पर रखे, जैसे अभी जो सरकारें जैसे वो करके देख लें, या जैसे कि नेपाल में जनजी आंदोलन हुआ या बांग्लादेश में, तो उसमें सभी इसी तरह की चीजों से ही चंदा आया। मतलब इसी तरह के जैसे कि जो संस्थान थे
उनके जैसे इस तरह के जो ट्रस्ट हो गए, एनजीओ हो गए, तो उनके पास में चंदा है और उन्होंने एक तरह से उसको इस तरीके से मतलब एक चैनलाइज किया कि जिसमें कि नजर ना पड़े और उसको अंदर ही अंदर जो है और डिस्टेबलाइज करने का, देश को करने का काम किया। तो उस चीज को एक तरह से कि प्रॉपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने, जो उनकी जवाबदारी बने और कहीं ना कहीं बेलगाम घोड़े घोड़े की तरह दौड़ते ना रहे और देश के खिलाफ कोई एक्टिविटी ना कर पाए, तो उसको एक तरह से चैनलाइज करने के उद्देश्य से एक तरह से एफसीआरए जो अमेंडमेंट जो बिल है 2026 उसको लेकर के आया गया है। तो उसको लेके किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। दूसरा, साथ साथ में ये बिल लाने से पहले अमित शाह जी जो हैं उनके डिपार्टमेंट में, उनके मतलब जैसे गृह मंत्रालय जो है उनके लोगों ने, और दूसरा साथ साथ जो सीनियर जो मतलब सांसद जो है भाजपा के और एनडीए संगठन के, तो उन्होंने पूरे तरीके से जो जो जैसे चाहे वो डीएमके हो, चाहे एसपी हो, चाहे मतलब बीएसपी हो, चाहे अन्य जो भी जैसे हैं जो प्रतिपक्ष की इंक्लूडिंग कांग्रेस, तो उन सब से चर्चा मशवरा किया और एक राय बनाने की कोशिश की। उन्होंने उसमें जो प्रतिपक्ष के जैसे जो सांसद हो गए या जैसे कि जो शीर्ष नेता हो गए, उन्होंने उसमें अपने जैसे उसमें संशय भी रखे, ऑब्जेक्शंस भी रखे, और उसको आगे लेकर के सरकार उसको लचीला रुख अपनाने को तैयार है और आगे जाकर ये चर्चा करेंगे। क्योंकि जैसे देखिए एक इनफॉर्मल डिस्कशन अलग होता है, लेकिन जब कोई कानून जब बनता है साहिल जी, तो वो एक पूरा एक फ्रेमवर्क पूरा बनता है और उसको लिखित में चीजें सारी सारी आती हैं, सदन के पटल पे बिल रखा जाता है, उसका जब उसकी चर्चा होती है, तो चर्चा होने के बाद में उसमें संशोधन में क्या चीजें डालनी चाहिए, क्या चीज नहीं डालनी चाहिए, तो उसकी विस्तृत एक चर्चा जो है उसमें मुझे लगता है कि जो भी प्रतिपक्ष के जो नेता है जो है उनको किसी भी तरीके से कोई शोर शराबा या मचाए बिना पूरे तरीके से उस चर्चा में भाग लेना चाहिए। और जो भी इनकी जो जायज या मतलब जो लगता है कि इनको खुद जो लगता है जो चीजें लगती हैं कि उसमें मतलब कि भाई ये प्रावधान गलत है, इसको हटाना चाहिए या ये जोड़ना चाहिए, उससे अलग भी जो प्रावधान जैसे रखे उसके जी। अलावा भी कोई चीज अगर अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है, तो उन चीजों को मुझे लगता है कि पटल पे रखना चाहिए। जैसे कि मंडे को हो सकता है कि शायद बिल जो है वो पटल पे रखा जाए, तो उसी को लेकर के यह होता है ट्यूसडे को रखा जाए। तो वो तो अभी देखिए, क्योंकि चर्चा पर निर्भर करता है कि चर्चा जो है कितनी चलती है, क्योंकि पहला हफ्ता जो था जैसे 20 तारीख से और पार्लियामेंट जैसे स्टार्ट हुआ, मानसून सेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन उसमें करीब करीब एक हफ्ते तक तो ये मान के चलें कि कुछ मतलब कि बिजनेस कंडक्ट ही नहीं हुआ। 5 से 6% मुश्किल से जो है बिजनेस कंडक्ट हो पाया। तो आगे जैसे उसका थोड़ा थोड़ा स्नेह स्नेह थोड़ी बहुत एक्टिविटी कुछ कुछ दिन हुई, लेकिन अब आगे उम्मीद करते हैं कि जैसे जो आगे आने वाला जो सप्ताह जो है, क्योंकि 13 तारीख तक जैसे चलने का है सदन, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें देखने को मिले कि जिससे कि मतलब लोक हित में और जनहित में जो है दोनों सदन चल पाए, और उसमें जो पारित जो होने बिल होने कुछ हो चुके हैं, कुछ और आगे रखने, कुछ जैसे बिल जो है सिर्फ लोकसभा से पारित हो पाए हैं और दूसरे जो अपर हाउस है उसमें रखने के और उसमें पटल में मतलब चर्चा भी होनी है उसके और पारित भी होना है। तो मुझे यही लगता है कि जैसे पूरी तरीके से पूरे मतलब खुले मन से और प्रोडक्टिव डिस्कशन ला करके उसके बाद में चीजें आगे चले तो बेहतर रहेगा। जी बिल सर जी। बिल्कुल सर, मैं करता हूँ दोबारा आपका, डॉक्टर अभिषेक का करना चाहूंगा सर। एफसीआरए कानून का अगर इतिहास हम समझे तो वो किस तरह समझ सकते हैं, और इस संशोधन में सबसे विवादित प्रावधान कौन सा आपको लगता है, कोई है भी या नहीं? देखिए, जैसा कि दिनेश भाई ने भी समझाया, दिनेश जी ने, कि लगभग ये देश हित में एक इंटरनल मैटर है इंडिया का, जो कि देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 थ्रेट्स आती हैं विदेशी पैसे से। हाँ, मैं मानता हूं कि देश में बहुत सी अच्छे काम भी किए होंगे विदेशी पैसे ने, पर 3 थ्रेट्स हमारे यहाँ हमेशा से रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इंडिया की डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी गई विदेशी पैसे से, जॉर्ज सोरोस, और इनफैक्ट अमेरिकी सरकार ने ये माना है, मार्को रूबियो ने ये माना है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना है, स्वयं डोनाल्ड ट्रंप के इसमें बयानात हैं कि इतने 70 बिलियन मिलियन डॉलर्स भारत के चुनाव के लिए जागरूकता पैदा करने के नाम पे हमें इन्वेस्ट करने की आवश्यकता क्या है, ये स्वयं डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान थे। और मार्को रूबियो जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने भी ये माना है कि ये जो फंड्स यूएस गवर्नमेंट वहां के लोगों से जो जो टैक्स पेयर से, यूएस टैक्स पेयर से इकट्ठा करती है, वो बाकी दुनिया में भेजती है। और कोशिश आज तक क्या होता है कि एनजीओ के पास वो पैसे भेजे जाते हैं किसी काम के हल के लिए, किसी एक हेल्प के लिए किसी कंट्री की, पर 70% वो फंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस में खत्म की कर दिए जाते हैं। केवल 30% वो जमीन पे कहीं दिखाई देते हैं, पिनट्स दिखाई देते हैं। अगर मैं फॉर्मल भाषा में बात करूं तो बहुत मामूली असर जमीन पे दिखाई देता है। अभी जो इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग हैं, रिपब्लिकन पार्टी जो अमेरिका की है, वो खासतौर से वो क्रिश्चियन जो फैसिस्ट हैं, जो वहां के व्हाइट सुपरमिस्ट हैं, जो क्रिश्चियनिटी को सबसे ऊपर मान के चलते हैं। उनका कहना है, 2-3 रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, जैसे कि रायली मोरे और उनके जैसे ही 2-4 लोग और हैं,
जो इस चीज को बहुत ही ज्यादा भारत के खिलाफ रैली करने के लिए इंटरनेशनल एक खासतौर से अमेरिका में एक मुहिम चला रहे हैं। उनका कहना यह है, बड़े गर्व से वो अपने ट्वीट्स में और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम जो हैं, अमेरिका इज ए क्रिश्चियन कंट्री, अमेरिका एक क्रिश्चियन देश है, परंतु उन्हें भारत के हिंदू हो जाने पे या सेकुलर होने पे दोनों में उनकी बड़ा विवाद है। वो भारत को सेकुलर चाहते हैं। सेकुलर किस लिए चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका की बहुत सारी मिशनरी वर्क चल रहा है। द टिमिथी नेटवर्क के नाम से एक एनजीओ है जो भारत में काम कर रही है, जो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से कन्वर्जन पे काम कर रही है। और वो कन्वर्जन किन का कर रही है? वो हिंदुओं का कन्वर्जन कर रहे हैं। मुझे इससे कोई विवाद नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई पूजा पद्धति बेहतर लगती है तो वो सही है, परंतु उसको बहका फुसला कर, पैसे का लालच देकर या किसी नौकरी का लालच देकर अगर फैलाया फुसलाया जाता है तो वो गलत है। आपने देखा होगा कि ये जो विदेश से भयंकर 30% जो एफसीआरए आता है वो चर्चेस के पास आता है। उन्होंने कोई भव्य चर्च नहीं बनाई है, वो भव्य चर्च नहीं बनाते हैं, वो लोगों को पैसे देते हैं। वो उन जगहों पे जाते हैं जहां पे इंडियन गवर्नमेंट इनइफेक्टिव है। और इंडियन गवर्नमेंट क्यों इनइफेक्टिव है उसके लिए जवाब पूछना चाहिए गवर्नमेंट से, या पास की जो गवर्नमेंट थी, कि ऐसा क्यों हुआ कि नॉर्थ ईस्ट जो 100% नॉन कैथलिक नॉन रिलीजियस था, क्रिश्चियन रिलीजन में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो आज की तारीख में 70% इस्लाम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कैसे हो गया? जो पास्टर्स हैं वो टूरिस्ट वीजा लेके आते हैं और वो नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। अभी भी हमने सीआईए के कुछ एजेंट नॉर्थ ईस्ट से पकड़े हैं। तो एक सीधे सीधे एक प्रोपोगेंडा चल रहा है क्रिश्चियनिटी की तरफ से, जो सबसे ज्यादा विरोध वही लोग कर रहे हैं। अब इससे देखिए, सरकार ने सजा कम कर दी है। पहले 5 साल की सजा थी, अब 1 ही साल कर दी है। एक तरीके से सरकार ने अपना डंडा कमजोर किया है। परंतु जो महत्वपूर्ण चीज है जिसकी वजह से डरे हुए हैं, देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। इन्हें पता है इन्होंने गड़बड़ियां कर रखी है। सरकार ने कहा है कि रेट्रोस्पेक्टिवली ये लॉ अप्लाई होगा, मतलब जो पुरानी गलतियां करी हुई हैं, जो पैसे से इन्होंने जमीनें जायदाद, जिस तरीके से इन्होंने फ्री में चीजें बांट के, इनके कुछ बिशप्स हैं, इनके कुछ ऐसे पास्टर्स हैं। पंजाब का आप हाल देखिए, वहां पे ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में बड़ी तेजी से बदले पैसे के लालच में। उनको बहकाया पुतलाया गया। ऐसे पास्टर्स हैं जो क्रिश्चियनिटी को फैलाया गया पंजाब में, किस लिए? पैसे के लालच में, क्योंकि विदेशी पैसा आ रहा था। अब इस कानून की वजह से उन लोगों की संपत्ति जब्त की जा सकती है रेट्रोस्पेक्टिवली, पास्ट के उनके कामों को देखते हुए। उन्होंने जो संपत्ति पास्ट में इकट्ठा करी, ये गलत काम करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। केवल भविष्य के लिए कानून नहीं है, ये उनके पुरानी गलतियों के ऊपर भी सख्त, उनके ऊपर देखिए, जेल हम उन्हें नहीं भेज रहे हैं, हम उनको इकोनॉमिक दंड दे रहे हैं। जिस लाभ की अनुशंसा में, जिस लाभ की उम्मीद में उन्होंने ये इस तरह की हरकतें की, केवल उसको रोकने की उम्मीद है। मुझे दुख इस बात का होता है कि हमारा ऑपोजिशन कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि ये वेस्ट का जो प्रोपोगेंडा है या वेस्टर्न फोर्सेस जो चाहती है कि भारत में गड़बड़ हो, उनके साथ मिला हुआ नजर आता है। इस बिल का विरोध तो कर रहे हैं, पर संसद के पटल पे इस पे चर्चा नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर इस पे चर्चा हुई संसद के पटल पे तो वो नंगे हो जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि भारत के लिए ये बिल कितना आवश्यक है। भारत के मेजोरिटी जो हिंदू हैं उनके लिए, जो गरीब हिंदू है, जो मेजोरिटी में हिंदू है, उसके लिए बिल कितना जरूरी है। इस वजह से इसके ऊपर हंगामा किया जा रहा है विद इन इंडिया। मैं आउटसाइड के जो अमेरिका के क्रिश्चियन सेंटर्स हैं उनका विरोध मैं समझ सकता हूं। जो हमारे देश के अपने आप को हिंदू नाम दिए बैठे हैं, अपने आप को हिंदू कहते हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, वो इसका विरोध में चर्चा तक नहीं करना चाहते। विरोध तो कर रहे हैं, मुझे उससे समस्या नहीं, पर चर्चा तक नहीं करना चाहते। संसद का ये सत्र, मानसून सत्र किस तरीके से बर्बाद हो रहा है, या आपने और हमने सबने देखा है। जी धन्यवाद। मैं करता हूँ दोबारा से आपका। मैं सर का रुकना चाहूंगा। सर, क्या संपत्ति प्रबंधन वाला प्रावधान जो है इसमें, ये जरूरत से ज्यादा कठोर माना जा सकता है? और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रहा है, और खासतौर पर जिस तरह बात भी निकल के सामने आई थी 10 से 12 तारीख तक, 10, 11 और 12 को कांग्रेस द्वारा एक व्हिप भी जारी किया गया अपने सांसदों को लेकर, वहां पर मौजूद रहने की हिदायत दी गई है उसमें।
देखिए साहिल जी, सदन के दोनों पटल में चीजें जब डिस्कस की जाएंगी और जिस तरीके से विद्वान वक्ता जैसे अभिषेक जी ने भी डिस्कस किया इसी को, तो देखिए पूरे तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सब प्रावधान पहले से एग्जिस्ट करते हैं। ये सब प्रतिपक्ष जो है वो अपने तरीके से सर्वे है कि भाई भेड़ चाल वाली कहानी और जैसे भी मर्जी मतलब है कि जनता को मूर्ख समझ के और किसी भी तरीके से बेवकूफ बनाने का काम करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दों का इनके पास अकाल है, दो तीन चीजें उठा ली हैं, उसी को लेकर जो है मतलब वो है कि काटने का काम कर रहे हैं। तो देखिए सीधी सीधी स्पष्टता है कि ये ऑलरेडी पहले प्रबंध है, इनको अब स्पष्टता से मतलब एक तरह से अंडरलाइन करके और बोल्ड लेटर्स में लेके आया जा रहा है। क्योंकि कोई भी जैसे जो भी है, जैसे कि मतलब आई एम 100% श्योर कि अभिषेक जी जो ट्रस्ट और एनजीओ के बारे में सब कुछ जानते होंगे, सर मैं भी जानता हूँ क्योंकि उनसे मैं भी जुड़ा हूँ। तो उसमें पूरे तरीके से ये सब चीजें हैं, कोई भी गलत एक्टिविटी होगी तो आपका ट्रस्ट हो गया एनजीओ को, उसको सीधा सरकार कब्जा कर लेगी उस पर। तो इसमें कौन सा नया कुछ करने का काम है, ऐसे कुछ भी चीजें होंगी। और आप अगर रिन्यूअल नहीं करते तो इसका मतलब सीधा समझा जाएगा कि भाई जो आपने जो चीजें आगे जो है उसमें आप कंटिन्यूटी में एक तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। और वहां पर भी क्या है कि ये चीज मतलब ये इस चीज को मेक श्योर करने के लिए है कि जो भी जैसे कि निरंतरता यानी कि कंटिन्यूटी के साथ में चीजें चलती रहें, उस पर कोई मतलब रोक टोक कोई सरकार नहीं करना चाहिए। कि सरकार का कोई डिपार्टमेंट उस पर कोई रोक टोक नहीं, बल्कि आपको मदद करने का काम करेंगे। सरकार से जो चीजें जैसे होती हैं, जैसे मान के चले कोई जैसे छोटे मतलब जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, तो उस डिपार्टमेंट की कुछ एक्टिविटी होती है तो एनजीओ को उससे मदद मिलती है। उसके बाद जैसे कि सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, उनसे एक पर्टिकुलर जैसे कि एक उनका एयर मार्क्ड एक फंड होता है, वो उनसे उनको मिलता है। ऐसे और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं सरकार के जो कि मदद करने का काम करते हैं। लेकिन आप हमारे देश में पैर रख करके और हमारी छाती पैर रख करके नॉर्थ ईस्ट के जैसे देशों को मतलब जो प्रदेश है उनका जिक्र जैसे अभिषेक जी ने किया, तो आप मान सकते हैं कि हमारे देश में तो क्रिश्चियन कितने थे पहले से, जैसे कि हम लोग मान के चले पुराने अगर समझ लेके चले तो कितने क्रिश्चियन थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 88%, 84%, 75% ऐसे ऐसे तीन चार प्रदेशों में है। तो कहाँ से कैसे कन्वर्जन करके हुए। गरीब लोग हैं, उनको बेचारों को एक मतलब आप मान के चलें कि आपको यकीन नहीं होगा इस चीज का। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 75% जैसे कि मतलब है कि पॉपुलेशन अगर क्रिश्चियन हो तो वहां पर क्या होगा, उसमें किस तरीके से होगा, किस तरीके बरगला के उनको किया गया। एक सिर्फ आटे की बोरी, एक चावल की बोरी के पीछे धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर लिया गया। और उसके अलावा जैसे कि मान के चले कि झारखंड की तरफ ये चीजें, और कई कई जगह बेचारे मैं उनको सलाम करता हूँ, वहाँ के कुछ लोग हैं जैसे कि जो अपने तरीके से जिन्होंने भाई कहते हैं कि बाहुबली, तो बाहुबली तरीके से उन्होंने रोकने का काम किया और लोहा लेने का काम किया कि एक तरफ कहाँ पर बाहुबल और दूसरा धनबल। तो वो बाहुबल वाले एक तरह से पॉजिटिव मतलब जैसे बाहुबल वाला काम कि वहाँ के लोकल बेचारे कुछ मतलब युवक थे, जैसे जेनजी बोले तो जेनजी का सदुपयोग ये करने वाला काम है कि उन लोगों ने वहां पर रोका, उन लोगों को पकड़ के खदेड़ा वहां से। उनके जो जैसे कि जो बना के बैठे थे मतलब 5 स्टार आलिशान अपने जो ऑफिस बना के बैठे थे एनजीओ ट्रस्ट जो थे, उनको निकाल के खदेड़ के वहां से भगाया उसे लेकर के, बड़ी बड़ी आलिशान गाड़ियां लेके घूमते थे। तो कहाँ से किसी भाई आप धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहते हो। जो है संस्कृति, तो आपको अगर मदद करनी है तो किसी भी गरीब गुरबा की जिसकी करनी है आप कर दो, क्या समस्या कुछ है। और कोई भी किसी तरीके से डरने की या मतलब दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ इसी को लेकर के साहिल जी, कोई किसी तरह के डरने की परेशान होने की कोई आवश्यकता किसी को, जो जेन्युइन काम कर रहा है उसको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको एक चीज और चौंकाने वाली बताता हूँ। मेरे एक अच्छे मित्र थे, उनको किसी मतलब बिजनेसमैन थे, उनको किसी से कुछ अपना किया हुआ काम था, उसका पैसा लेना था उससे, कई साल पुरानी बातचीत होगी। और मेरे संज्ञान में पहली बार ये चीज आई है ऐसे। और अभिषेक जी आप भी सुनिए, देखिए कि शायद होता है आपको इस बारे में जानकारी है नहीं ऐसे। तो उन्होंने बोला कि मेरी पेमेंट था और काफी दिनों से अटका पड़ा था, तो मैंने काफी फोन उन किए कुछ किए उस कंपनी को। तो उनका जो चेयरमैन है वो बैठते थे चेन्नई में, तो उन्होंने बोला कि आप जाकर के चेक जो है, और यहाँ पर दिल्ली में कोई चर्च बताया, तो वहां पर मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो चर्च के फादर से जाकर के ले लेना, या मतलब जो उनके जो ब्रदर थे उनसे जाकर ले लेना। तो मैंने कहा ये क्या चीज है, उसने बोला कि चेकबुक उनके पास रहती है, वो साइन करके देते हैं पेमेंट को, आप देखो मान के चलो। हमने कौन सा, जैसे अभिषेक जी कोई काम धंधा करते हैं या मैं कोई बिजनेस करता हूँ, क्योंकि घर तो उसी चलेगा, या साहिल जी आप कुछ करते हैं या आपका मीडिया हाउस कुछ करता है, तो उस पर साइन मतलब बद्रीनाथ के जैसे पुरोहित जी करें, या यहाँ पर वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जैसे जो मतलब जो पुरोहित जी करें, ऐसा कभी हमने तो सुना नहीं ऐसे। लेकिन उनके उसमें बहुत सारी, फिर मैंने इसको थोड़ा गहराई से बात की, पता कि तो उसमें बहुत सारे ऐसे इस तरीके से हैं जिनकी चेकबुक उनके पास मान्यवर के पास होती है, और वो साइन करा, वो आपस में अंदर क्या चीजें हैं, हो सकता है ठीक है धर्म कर्म के नाते कुछ चीजें हो या क्या या हो देख, लेकिन दूसरा पहलू भी है कि इसका मतलब उन कंपनीज को कंट्रोल करने का काम जो है वो फादर या वो ब्रदर जो है वो करने का काम करते हैं। तो इसी को लेकर चले कितनी गहराई तक जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो इसी को लेकर के रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है जिस तरीके से जो है जो मतलब रेगुलेशंस जो ला करके और सख्त से सख्त नियम बनाने की आवश्यकता थी, और वो उसका पूरा प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता थी। ये पहले से प्रावधान सब है, सभी जो चीजें हैं, तो कोई नई चीजें कुछ नहीं है उसमें, ऊपर नीचे करने की बातें हैं, लेकिन पूरे तरीके से ये चीजें हैं। मतलब जैसे कि मैंने दो तीन बार इसको रिपीट करते, दोबारा मैं नहीं करना चाहता। तो किसी भी तरीके देखिए कि जो जैसे कि देश हित की जैसे बातचीत हो,
तो उस टाइम पे राजनीति से ऊपर उठ के, चाहे कांग्रेस हो चाहे और कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, तो उस टाइम पे सिर्फ इसलिए नहीं कि भाई भाजपा या एनडीए जो है ये कर रही है तो इसका विरोध करना है, या इसमें हम लोग जो विदेशी ताकतें हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम करें। फोर्ड फाउंडेशन हो गया, और जैसे कि और कई ऐसे हैं, वो पूरे तरीके से उनका काम ही है, उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नाते वो ठीक है, उनका एजेंडा वो अपने तरीके से उनके देश के हिसाब से तो वो देश हित का काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के हित लेके चल रहे हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो ठीक है, हम तो अपना हित देखेंगे ऐसे। तो पूरे तरीके देखिए, जागरूक रहने की हमें आवश्यकता है, आम जनता को रहने की आवश्यकता है, और साथ साथ में सरकार को रहने की आवश्यकता है। तो सरकार ने अपना कदम जैसे आगे बढ़ाया है तो उसका अनुसरण करना चाहिए, और कुछ दिक्कत परेशानी कुछ है तो जैसे जिस तरीके जो भी कुछ हो तो अपना रखें, मतलब जो मतलब रीजनेबल जो पक्ष है उसको सदन के पटल पे रखने का काम करें। और किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी दिक्कत मुझे नहीं लगती है। थोड़ी कोई दिक्कत है, हाँ, कुछ शक्ति की बातचीत अगर हो सकते हैं तो उसको भी रखने का काम करें। बाकी न्याय का जैसे कि जो मंदिर जो है, जैसे कि अदालत है, वो हमेशा खुली रहती है। जी साहिल जी। बिल्कुल सही बातें हैं सर। मैं डॉक्टर अभिषेक आरोप करता हूँ। सर, संसद में इस विधेयक का आगे का जो राजनीतिक रास्ता है वो कितना आसान दिखता है, आसान है भी या नहीं? देखिए, फिलहाल तो जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सरकार नूरा कुश्ती लड़ रही है विपक्ष के साथ। इसे नूरा कुश्ती मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सरकार के पास नंबर्स हैं। उन्होंने केवल कांग्रेस को अगर आप छोड़ दें, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एंटीनियो माइनो एक क्रिश्चियन लेडी के जो बेटे हैं, उनकी पार्टी को छोड़ के बाकी ज्यादातर विपक्ष जो है वो एफसीआरए से सहमत नजर आता है। और उनके साथ बातचीत भी हुई। किरण रिजिजू जी ने स्वयं बताया, जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने स्वयं बताया कि कांग्रेस को छोड़ के सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ बात हुई है और संतोषजनक जवाब मिले हैं। अब सवाल ये है कि संसद को चलने क्यों नहीं दिया जा रहा। ये संसद को चलने ही नहीं दे रहे हैं जो विपक्षी दल हैं। और पता नहीं क्यों हैंड इन ग्लव्स है बीजेपी कांग्रेस के साथ, या कोई मजबूरी है बीजेपी की, किस वजह से डरते हैं राहुल गांधी जी से कि उनके ऊपर इतने सारे जो आरोप निशिकांत दुबे जी ने लगाए सोरोस को लेके, ये हम लोगों तक तो पहुंचे जो कि बीजेपी के सदस्य भी नहीं है, इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं। परंतु बीजेपी कोई कार्रवाई ही नहीं करना चाहती। जो सरकार है वो तो बीजेपी की है, जांच कराए, कुछ सामने तथ्य लेके आए, वो तैयार ही नहीं है। पता नहीं किस वजह से घबराती है। परंतु हकीकत ये है कि ये मामला संसद में उठना चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी जितनी विपक्ष की है उससे ज्यादा हमारे सत्ता पक्ष की है। अगर विपक्ष वॉकआउट करता है तो करने दीजिए, जाना चाहता है जाने दीजिए। एक बार उस पर सारा डिस्कशन हो तो जाए, तथ्य सामने हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मेरे को इससे ज्यादा ये जो कन्वर्जन है, इससे भी ज्यादा दिक्कत ये है कि कहीं ना कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक रैकेट है। ये जो एनजीओ चला रहे हैं भारत में, ये मनी लॉन्ड्रिंग का रैकेट भी चला रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं होती भारत में? इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। अगर इस पे चर्चा नहीं होगी तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने करोड़ का ये धंधा हमारे देश में चल रहा है। इसके नंबर्स क्लियर नहीं है। ये जो 2 नंबर के पैसे वाले, जिसे ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं, वो लॉन्डर कर रहे हैं उस ब्लैक पैसे को सफेद पैसे में इन एनजीओ की मदद से। और ये विधेयक जो है, इस पे व्यापक चर्चा मेरे ख्याल से इसीलिए नहीं हो रही कि पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा रहे हैं। ये विवादास्पद हो सकता है, परंतु ये हकीकत मुझे जो नजर आ रही है वो यही है कि हमारे देश का नुकसान जो विदेशी कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारे देश के लोग कर रहे हैं। उनको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है, उनको काटल करने की आवश्यकता है, उनको जेल भेजने की आवश्यकता है। अगर जेल नहीं भेजना चाहते, इकोनॉमिक ऑफेंस है, तो कम से कम जो उन्होंने इकोनॉमिक फायदे उठाए हैं वो खत्म कर देने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियां भारत में बंद हो जाएं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल से ज्यादा देश में एनजीओ चल रही हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि हॉस्पिटल्स इतने नहीं है जितनी एनजीओ हैं, स्कूल इतने नहीं है जितने एनजीओ हैं। इनके ऊपर सरकार को बड़ी गंभीरता से विपक्ष को घेरने की आवश्यकता है कि हम ये करप्शन है, बहुत बड़ा मोटे पैसे का करप्शन है, इसको चेक करे। और अगर सरकार इसमें नाकामयाब हो रही है तो इसमें ये चुनौती है सरकार के लिए मेरी तरफ से। एक आम साधारण जो नागरिक है वो ये देखता है कि सरकार अगर ये नहीं कर पा रही तो सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। जी।
बिल्कुल सर, काफी अहम बातें रखी हैं आप दोनों ने। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। दिनेश सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो एफसीएआरए संशोधन विधेयक पर बहस केवल विदेशी चंदे तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता, धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक संस्थाओं की स्वायत्तता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से भी जुड़ी हुई है। सरकार इसे जवाबदेही बढ़ाने वाला कदम बता रही है, जबकि विरोधी पक्ष संभावित दुरुपयोग और संस्थाओं पर बढ़ते नियंत्रण की आशंका जता रहे हैं। अब सबकी नजर संसद पर होगी, जहां बहस और संभावित संशोधनों के बाद इस विधेयक की दिशा तय होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार राजनीतिक समीकरणों और अपने विधायी एजेंडे के बीच किस तरह संतुलन बनाती है। अर्थ डिबेट विद साहिल कहने में इतना ही। दैट न्यूज में खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।